हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये आपको पता है कि बहुत बार न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमेशा एक डिबेटेबल पॉइंट रहता है कि ये होना चाहिए या नहीं। क्योंकि ऑपोजिशन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सरकार है, जो बाकी दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं कि यूसीसी जो है पूरे भारत देश में आए। लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में जो है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। उत्तराखंड जो है भारत का दूसरा ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो कि क्या करेगा, यूसीसी को इंप्लीमेंट करेगा। पहला कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। तो चलिए जानते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि क्या होगा उत्तराखंड में ये इंप्लीमेंट होने के बाद, क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते पहले न्यूज क्या थी। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी स्टेट के अंदर, और इसके लिए ये एक स्पेशल बिल भी पास करेंगे इन दी असेंबली सेशन। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 5 मेंबर की एक कमेटी बैठाई, जिसको लीड कौन करेंगी? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ये क्या करेंगे? इसको लीड करेंगी। और यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन को लेकर जितनी भी शर्तें, कंडीशंस हो सकती है, उन सभी को तैयार किया जाएगा, सो दैट इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा सके स्टेट असेंबली के अंदर। यहाँ पे देखो, जो कि फरवरी 2 और फरवरी 3 तक जो है रिपोर्ट को तैयार मांगा था गवर्नमेंट ने, कि आप जो है तैयार करके दे देना, और सो दैट हम जो है यहाँ पे 5 फरवरी, ठीक है, हम क्या कर सके, जब असेंबली सेशन होगा तब हम इसको जो है सबके सामने रख सके। तो अब आप जानते हैं कि देखो, भारत जो है देश, आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो है लैंग्वेजेस मिलेंगी आपको देखने को। बहुत सारी लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक जो है काफी ज्यादा आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। काफी सारे रिलीजन है यहाँ पे, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे कल्चरल और कस्टम, यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। अब इन सभी से मिलकर जो है भारत का निर्माण होता है। अब इस भारत के अंदर जो है, अगर मान लो आज की डेट में कोई पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है, तो ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग है। लेकिन अगर पर्सन एक्स किसी का मर्डर करता है, तो जो सजा इसको मिलेगी, जो पनिशमेंट इसको मिलेगी, तो वही अगर पर्सन वाई भी किसी का मर्डर कर देता है तो भी इसको सेम सजा मिलेगी। यानी कि सजा के मामले में दोनों इक्वल हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं हमारे भारत देश के अंदर जहां पे जो रिलीजन बायस्ड होते हैं, यानी कि कुछ रिलीजियस बेसिस पे जो होते हैं उनको गवर्न किया जाता है। वो कौन कौन से मैटर्स है जिनके ऊपर जो गवर्न होते हैं बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, वो उसी को हटाने के लिए जो है यहाँ पे यूसीसी लेकर आया जाता है। क्योंकि यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, की हर किसी के लिए एक समान कानून हो, ठीक है। तो ये होता है यूसीसी का मतलब। तो चलिए एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं, सो दैट और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। देखो, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉज, ठीक है, जो कि हमारे पर्सनल लॉज को गवर्न करें। जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से बच्चों में, उसके बारे में बात की जा रही है। अडॉप्शन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे सबके लिए होगा ये, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। ऐसा नहीं होगा कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी जो है इससे अफेक्ट होने वाली है। करंटली जो पर्सनल लॉज है इंडिया के अंदर आर बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम प्रैक्टिसेस, जो कि रिलीजन जो है वो गवर्न करता है उसको। जैसे कि यहाँ पे इस्लाम जो है वो उसको गवर्न करता है, कुछ ऐसे पर्सनल लॉज को, जिसके अंदर डिवोर्स आ गया, ठीक है, इनहेरिटेंस आ गया, तो वहां पे अलग से चलता है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो वहां पे चीजें अलग होती है, लीडिंग टू डिफरेंट लीगल प्रोविजंस फॉर द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। और इसी के लिए क्या होता है कि सबको अलग अलग लीगल प्रोविजंस लिखे हुए हैं अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। अब जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एडवोकेट करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ये अप्लाई हो, उनका कहना है कि ये इक्वालिटी प्रमोट करेगा, सेक्युलरिज्म लेकर आएगा, ठीक है, जेंडर जस्टिस हो पाएगा, और सभी को एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क मिल पाएगा, जिससे सभी को क्या हो, जस्टिस मिले। और यहाँ पे ये कहते हैं कि इससे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। और ये कहा जाता है कि यूसीसी जो है वो एलिमिनेट करेगा जेंडर डिस्पैरिटीज को भी, ठीक है, जो कि आपको डिवोर्स में देखने को मिलती है, इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, इन सब में आपको देखने को मिलती है। अब देखो, दूसरी हैंड मतलब दूसरी तरफ जो लोग इसका ऑपोजिशन में है, यानी वो नहीं चाहते इसको इंप्लीमेंट करना, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो यहाँ पे इंफ्रिंजमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे हरन होगा रिलीजन और कल्चरल राइट्स का, बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में जो है इसका हरन होगा। दे आर्ग्यू दैट पर्सनल लॉज जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, और जो चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो। दे आर कंसर्न दैट इंप्लीमेंटिंग यूसीसी, अगर वो इंप्लीमेंट करा जाएगा यूसीसी को, तो इससे क्या होगा, कम्युनल राइट्स होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से, और वहां पे क्या होगा, अनरेस्ट क्रिएट होगा। यूसीसी जो है ना वो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि किसके अंदर आता है, जिसको माना जाता है डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी क्या होते हैं? देखो, एक तो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट,
और एक होते हैं आपके डीपीएसपी। दोनों में फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आप जो अगर मान लो आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो है केस फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का हरण हुआ है तो। लेकिन डीपीएसपी के केस में क्या होगा कि डीपीएसपी जो है नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अगर आपको जो है डीपीसीएसपी का राइट नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये दोनों में फर्क है। अभी आगे आएगा भी तो मैं अभी आपको और समझाऊंगा इसको क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब एक बार बात करते हैं कि जो कैसे उत्तराखंड के अंदर जो है इसकी डिमांड बढ़ी, या फिर उत्तराखंड के अंदर ये जो चीज है यूसीसी इंप्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होता है यूसीसी का जब कैंपेन होता है। किसका कैंपेन? बीजेपी का कैंपेन। कब? 2014 के जनरल इलेक्शन के अंदर। तो जब वहां पे सरकार जो है कैंपेन कराती है, उसके अंदर बातें करती है और कहती है कि हम अगर जीत गए, अगर हम सत्ता में आते हैं, पार्टी ने प्रॉमिस किया, तो वो क्या करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। सभी को पर्सनल लॉज जो गवर्न होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो क्या करेंगे? यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जिससे कि मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स और अडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उन सभी को एक ही लॉ से गवर्न किया जा सके। और यहाँ पे देखो, दिस प्रॉमिस स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इंडिया का जो आर्टिकल नंबर 44 है ना, वो भी एक्चुअली यही कहता है। वो कहता है द स्टेट शैल एंडेवर, कि मतलब ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि डीपीएसपी है तो इसको कोर्ट में जाके तो नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हर एक स्टेट का एंडेवर यानी प्रयास होना चाहिए कि वो सभी सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रोवाइड करे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या होती है? यहाँ पे इस प्रोविजन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 के अंदर आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार हाईलाइटर ले लेता हूं सो दैट आपको और अच्छे से बता पाऊं। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 के अंदर आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके जो प्रोविजंस है वो एनफोर्सेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट के अंदर। मैंने अभी आपको वही बात बताई थी। बट द प्रिंसिपल लेड अंडर देम आर टू बी कंसिडर एज फंडामेंटल, लेकिन जो इसके अंदर प्रिंसिपल्स आते हैं ना, वो कंट्री के लिए तो फंडामेंटली है, वो जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मई 27 2022 को क्या होता है, जब बीजेपी जो है इलेक्ट्रोल विक्ट्री यानी जब ये जीत जाती है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है 5 मेंबर की कमेटी का गठन करने के लिए कि, और उसको लीड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई। और उनको कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जो कि इस बिल से संबंधित हो और सारी की सारी शर्तें और कंडीशंस के अंदर डाल देना। द यूसीसी जो है वाज मेट विद अपोजिशन फ्रॉम द राइवल पॉलिटिकल ग्रुप। अब जब ये वाली जो चीज है लोगों के सामने आई तो यहाँ पे ऑपोजिशन का फेस करना पड़ा। तो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहते हैं कि एमएलए जो है प्रीतम सिंह, वो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये केवल कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने और पोलराइजिंग करने की मतलब साजिशें हैं। तो खैर ये सारी की सारी बातें किसकी तरफ से आई? यही ऑपोजिशन की तरफ से। अब आगे देखते हैं। द रिपोर्ट वाज इनिशियली मेंट टू बी सबमिटेड इन नवंबर 2022। ठीक है, पहले तो बोला गया कि भाई 2022 के अंदर नवंबर में ही जो रिपोर्ट है ये सबमिट की जानी चाहिए, लेकिन काफी सारे एक्सटेंडेड इसके लिए डेडलाइन दी गई। और फाइनली अब जाके जो है 2024 के अंदर ये रिपोर्ट तैयार है 2024 जनरल इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि अब आने वाले इलेक्शन 2024 के, तो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जो है अब फाइनली इस चीज को अप्लाई कर रही है। द यूसी इज फाइनली रेडी टू बी सबमिटेड जनरल इलेक्शन से पहले। सिंस द कमिटी फाउंडेशन इट हैज रिसीव्ड, अब देखो ऐसा भी नहीं हुआ कि केवल लोग मतलब यहाँ पे सरकार ने सोचा और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। प्रॉपर यहाँ पे जो है लोगों से उनके मत मांगे गए कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे सिंस द कमिटी फॉर्मेशन, जैसे कमिटी का फॉर्मेशन होता है उसके बाद करीब 2 से मतलब 2.5 लाख के करीब जो है सजेशंस आते हैं पब्लिक की तरफ से, जिसके अंदर ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो लेटर से लिखते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से लिखते हैं, ईमेल से लिखते हैं और बहुत अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिखते हैं। और सभी के अंदर जो है ये लोग कहते हैं कि हाँ इंप्लीमेंट होना चाहिए। बाय द सितंबर ऑफ द लास्ट ईयर कमिटी हैड रिसीव्ड 38 पब्लिक मीटिंग्स अक्रॉस द स्टेट एंड रिसीव्ड सजेशन थ्रू द पब्लिक इंटरेक्शन, यानी लोगों को बताया है, लोगों के साथ मीटिंग्स की गई है, तब जाके जो है ये फाइनली डिसीजन लिया गया है कि अब जो है यूसीसी उत्तराखंड के अंदर अप्लाई होगा। अब बात करते हैं व्हाट चेंजेस मे बी ब्रॉट इन दी उत्तराखंड आफ्टर द यूसीसी इंप्लीमेंटेशन, कि अगर यूसीसी आ जाएगा उत्तराखंड में तो क्या बदलेगा। तो देखो, द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड द कमिटी हैव स्टेटेड दैट द जेंडर इक्वालिटी वाज द वन की कंसीडरेशन व्हेन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। इनका सबसे बड़ा जो इशू है जिसको ये केटर करना चाहते हैं वो है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी जो है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। अलोंग विद यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन द स्टेट यूसीसी विल इंट्रोड्यूस प्रोविजंस दैट ट्रीट मैन एंड वुमेन इक्वली। वही बात है, यहाँ पे देखो यूसीसी जो है ना वो रिजेक्ट करेगा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे समाज में चलती आ रही है, जैसे कि पॉलीगैमी, यानी कि एक आदमी की 2 शादियां या फिर एक औरत की 2 शादियां। यहाँ पे इद्दत जो होती है बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर होती है, जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उसको कुछ पीरियड तक जो है कुछ मतलब कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, कुछ शर्तों को मानना पड़ता है, दैट इज इद्दत।
ठीक है, और एक हलाल सिस्टम होता है जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। इन सभी के जो प्रोविजंस है ना, उन सभी को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, डिमांड्स फ्रॉम मुस्लिम वुमेन इन द स्टेट, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा डिमांड आई, जो स्टेट के अंदर मुस्लिम वुमेन है वो ऐसा चाहती है कि ऐसा हो। ठीक है, हाउ एवर द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन विल लाइकली टू रिमेन द सेम एज इट वॉज प्रीवियसली। यहाँ पे एज से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो 18 साल पहले हुआ करती थी लेडीज के लिए यानी फीमेल्स के लिए वही रहेगी, और 21 साल पुरुषों के लिए ये यही रहेगी। The UCC will also regulate the live-in relationship। ठीक है, जो आपको पता है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है काफी बार न्यूज में रहा, जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां पे ये बोला जाता है कि भाई मेरे साथ जो है एक तरीके से जबरदस्ती की गई है। ठीक है, कई मामलों में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है लिव इन रिलेशनशिप, तो वहां पे कंडीशन बिगड़ जाती है, तो उनको गवर्न करने के लिए कोई प्रोविजंस बनाई नहीं है, तो उसको भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्मिनेट किया जाए लिव इन रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट को, या फिर उसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए जाए, तो इस चीज को भी कैटर किया जाएगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट्स एक्सेप्टेड टू फॉलो दी उत्तराखंड फुट स्टेप्स, यानी कि अब दूसरे जो स्टेट्स हैं वो क्या फुट स्टेप्स लेंगे यहाँ पे इस चीज को मतलब इस चीज को मूव को देख के, उत्तराखंड के मूव को देख के। तो फॉलोइंग द इनेक्टमेंट ऑफ द यूसीसी इन उत्तराखंड, सिमिलर बिल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड बिफोर द असेंबलीज इन गुजरात एंड असम। अब देखो उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी है, पहला कौन था? गोवा था, अब कौन बन गया? यूके यानी उत्तराखंड, और इसके बाद जो है अब लाइन में लगे हुए हैं गुजरात और असम। ये दोनों भी क्या कर सकते हैं? यूसीसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमिटी बिठाई थी 2022 के अंदर टू लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ द यूसीसी, यानी उन्होंने भी कंसिडरेशन किया था 2022 के अंदर। असम के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने एक हिंदू एकता यात्रा में कहा था कि वो जो है फेवर में है यूसीसी के, और गोवा तो आपको पता ही है कि वो फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने इंप्लीमेंट किया है यूसीसी को। तो ये है हमारी पूरी न्यूज। अब मुझे आपको बस एक काम करना है, मुझे जो है अपने व्यूज और अपने जो है ओपिनियंस आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि सच में इसकी जरूरत है हमारी कंट्री के अंदर यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर, और जो लोग ऑपोजिशन में है यानी कि जो लोग नहीं चाहते कि यूसीसी आए हमारे देश में, तो उनको किस बात का डर है? तो मैं चाहता हूं कि आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आई वुड लव टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स, और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूं मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, डाउनलोड कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।